हेलो फ्रेंड्स, ये है फैक्ट्री चैनल। दोस्तों, कोई भी बगैर पैसे गिने किसी अनजान इंसान से कैसे पैसे ले सकता है, वो भी अपनी जेवर को बेचकर। आखिर क्या जादू होता है कि इंसान अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ एक दो केसेस नहीं बल्कि ऐसे बहुत से सिमिलर केसेस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आपकी मर्जी नहीं होती फिर भी आप वो काम कर जाते हैं। ऐसी चोरी जिसमें ना कोई चाकू, ना छुरी, ना बंदूक की जरूरत, ना ही कोई चीख की आवाज, नहीं कोई खून खराबा, इंसान खुद ही अपनी चीजें चोरों के हाथों में दे देता है। लेकिन सोचने की बात ये है कि ये सब कैसे होता है। मोस्टली विक्टिम्स कहते हैं हमें हिप्नोटाइज किया गया था, हम जो नहीं भी करना चाहते थे वो भी हमसे करवाया गया था। क्या ऐसा सही में हो सकता है? क्या किसी इंसान को आप कंट्रोल करके उसे कठपुतलियों की तरह नचा सकते हैं? इस क्लिप को देखें, एक साथ कैसे सारे लोग हिप्नोटाइज हो रहे हैं, जैसे ये हिप्नोटाइज करके किसी भी शख्स को अपने काबू में कर सकते हैं या फिर स्टेज में हजारों लोगों के सामने हमें हिप्नोटाइज होते दिखाते हैं। वेल फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इसी टॉपिक के बारे में है और करते हैं आज का ये मामला साफ, क्योंकि ये किसी को तो करना ही होगा ना। आखिर हम कब तक जो नजर आता है उसको सच ही मानते रहेंगे? सो दोस्तों, ये वीडियो देखकर आपका दिमाग खुलने वाला है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि हिप्नोटाइज के बारे में है। दोस्तों, हिप्नोटाइज करने के तरीके कई सदियों से चला आ रहा है और पुराने जमाने में कई जादूगर इस चीज से बहुत ही लोगों को हिप्नोटाइज करते आ रहे हैं। लेकिन मॉडर्न हिप्नोटाइज का आगाज हुआ साल 1774 से, जब फ्रेज मेस्मर नाम का एक डॉक्टर अपने एक अजीब से तरीके को लेकर फेमस होने लगा। ये डॉक्टर मरीजों को पेटियों से नहीं बल्कि एक ट्रांस स्टेट में लेके जाकर उनकी बीमारी को ठीक कर देता था। डॉक्टर मेस्मर का ये मानना था कि सब ह्यूमन बीइंग में एक फ्लूइड फ्लो करता है और किसी भी इंसान की तबीयत तभी खराब होती है जब यही फ्लूइड ह्यूमन बीइंग में बिगड़ जाता है। और इसलिए वो अपने पेशेंट को एक डिम सी लाइट कमरे में एक हल्का फुल्का सा म्यूजिक लगाकर सुनाते थे, जिससे वो रिलैक्स हो जाते थे और एक ट्रांस स्टेट में आ जाते थे। और इसी ट्रांस स्टेट में वो उनके दिमाग में फ्लूइड की मिकदार को बैलेंस आउट करके आपकी बीमारी को ठीक कर देता था। डॉक्टर मेस्मर के इस थ्योरी को नाम दिया एनिमल मैकेनिज्म और इसी हाइपोथेटिकल वर्ड से इंग्लिश वर्ड मेमोराइज भी बना था। डॉक्टर की एनिमल मैकेनिज्म वाली थ्योरी काफी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन बहुत से रिसर्चर्स का इंटरेस्ट पेशेंट को ट्रांस स्टेट में कैसे लेकर आते हैं, इसमें सब लोग इंटरेस्ट लाने लगे कि आखिर ये क्या करता है यार, जो इंसान को कुछ ही पलों में एक नशीले स्टेट में डालकर इन सब दुख दर्द को दूर कर देता है। डॉक्टर जेम्स ब्रेड ने लोगों को हिप्नोटाइज करने का नजरिया कम्प्लीटली बदल डाला। उन्होंने इन सब चीजों को एक साइंटिफिक ओपन दृष्टिकोण से अप्रोच किया और फिर बहुत से डॉक्टर्स का इस चीज में इंटरेस्ट भी आने लगा। क्या इस चीज को कोई मेडिकल बेनिफिट हो सकता है? और आज तकरीबन 300 साल बाद भी हिप्नोटिज्म साइंटिफिकली प्रूव दो थ्योरीज करती है। पहली थ्योरी स्टेट थ्योरी है, जिसमें यह कहा गया है कि हिप्नोटाइज के बाद वो इंसान एक स्टेट ऑफ कॉन्शियस में चला जाता है और इस चीज में वो आसानी से क्रिटिकल थिंकिंग या किसी भी बुरी चीज को भुलाकर प्रेजेंट स्टेट में फोकस करने लगता है। Stiff, rigid, rigid like a bar of steel. इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एल्बर्ट हिल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में हिलगर्ड ने कुछ लोगों को हिप्नोटाइज किया और फिर कुछ लोगों को नहीं किया था। दोनों ग्रुप्स को एक बर्फीले पानी में रखा गया। उन्होंने देखा कि जो लोग हिप्नोटाइज थे तो वो पानी में हाथ ज्यादा देर तक रख सकते थे, क्योंकि वो अपनी स्टैटिस्टिकल थॉट्स को बाईपास करके पानी ठंडा है अपने प्रेजेंट टास्क पर फोकस कर रहे थे। इंटरेस्टिंग। दूसरी थ्योरी जो हिप्नोटिज्म को एक्सप्लेन करती है वो है द नॉन स्टेट थ्योरी। इस थ्योरी में ये कहा गया है क्योंकि हिप्नोटाइज होते हुए एक शख्स को पता होता है कि वो हिप्नोटाइज हो रहा है और इसीलिए उसके इस प्रोसेस में कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं। उसे पता होता है कि हिप्नोटाइज्म के इस प्रोसेस के बाद वो कैसे अनकॉन्शियस हो जाएंगे, इसीलिए वो हो भी जाते हैं और इसलिए ब्रेन लेवल पर कोई भी चेंजेस नहीं आती। तो दोस्तों, इन दो चीजों में से कौन सी थ्योरी सही है? सारे साइंटिस्ट इसे प्रूव करने के लिए मेहनत करने लगे। साल 2005 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अमीर राज ने स्टेट थ्योरी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट निकाला। वो टेस्ट कुछ ऐसा था। अब मैं आपकी स्क्रीन पर कुछ कलर्स के नाम फ्लैश करूंगा और आपको वो लफ्ज कौन से कलर में नजर आता है वो बताना है। अगर ब्लू लफ्ज येलो कलर में तो आपको येलो बोलना। लेट्स स्टार्ट।
काफी मुश्किल होता है होना, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि हमारा ब्रेन उस वर्ल्ड को ऐसा वर्ल्ड ही रीड कर रहा होता है और उसके कलर को भी एनालाइज कर रहा होता है और इस स्टेट में कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट हो रहा है। और इसी इफेक्ट को यूज करके डॉक्टर राज ने एक साइड पर एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिए और इस ग्रुप को कुछ को हिप्नोटाइज किया गया था और कुछ को नहीं। डॉक्टर राज ने पूरे ग्रुप को एक साइंटिफिक एक्सप्रेशन दी कि अभी स्क्रीन पर जो लफ्ज आए वो ब्लर हो जाएंगे और आपको उनका कलर बताना है। लेकिन मजे की बात यह है कि स्क्रीन पर आए हुए लफ्ज बिल्कुल भी ब्लर नहीं होते। इसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला कि वो ग्रुप जो हिप्नोटाइज किया गया था उनकी परफॉर्मेंस बेहतर निकली थी। लेकिन एक फंक्शनल एमआरआई स्कैनर में जब उनके ब्रेन की एक्टिविटी को स्टडी किया गया तो ये दिखाया गया कि हिप्नोटाइज किए गए लोगों के दिमाग का वो हिस्सा जो अल्फाजों को समझता है वो एक्टिव हुआ ही नहीं है। इसका मतलब कि डॉक्टर राज ने हिप्नोटिज्म के बल पर उन लोगों का दिमाग जैसा काम करता है उसके काम करने का तरीका ही बदल डाला। उन्होंने उनके वर्ड्स को वर्ड की तरह नहीं बल्कि वो बस कलर ही देख पा रहे थे और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने प्रूव कर दिया कि हमारा ह्यूमन ब्रेन काफी हद तक हिबिटिव पैटर्न पर ही फ्यूचर के डिसीजन लेता है। आसान लफ्ज में आपके पहले के कोई एक्सपीरियंस या मेमोरी प्रेजेंट में आपका कोई भी काम, डिसीजन या एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट करती है और इसलिए प्रेजेंट में आप जो देख, सुन या फील कर सकते हैं उसका रियलिटी से कोई लिंक नहीं है, बल्कि आपका ब्रेन आपके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से उसे अलग ही वे में प्रोसेस कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि रियलिटी इज परसेप्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। इसी आइडिया को कहा जाता है द टॉप ड्राइविंग प्रोसेस, यानी कि आपके मेमोरी असम्पशन आपके डाउन लेवल ऑफ प्रोसेसिंग यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को ओवरराइड करता है। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में एक ग्रुप को वाइन के 2 ग्लासेस दिए गए थे और उन्हें कहा गया था कि इन 2 ग्लास में एक बहुत ही महंगा वाइन है और दूसरे में सस्ता है। सब पार्टिसिपेंट को टेस्ट करके बताना होगा कि किस स्टेट का बेहतर है, महंगा वाला या सस्ता वाला। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से वाइन को ज्यादा मार्क्स मिले थे? वेल, महंगे वाइन को। पर आप हैरान हो जाएंगे कि दोनों वाइन बिल्कुल ही सेम थे। अब यही सवाल है कि उस सो कॉल्ड महंगे वाइन को सबसे ज्यादा मार्क्स क्यों मिले थे? वेल, इसलिए कि टॉप ऑफ द एक्सपीरियंस और पास से हमेशा यही मिलता है कि महंगी चीज हमेशा अच्छी होती है। और इसलिए पार्टिसिपेंट के डाउन लेवल प्रोसेसिंग में कि वो वाइन को टेस्ट करते हैं और उनके ब्रेन के सेंसेस को ओवर पावर कर रहा है और उन्हें वो महंगी वाइन टेस्टी लग रही है। दोस्तों, इसका हिप्नोटाइज से लेना देना है। हिप्नोसिस इसी टॉप डाउन प्रोसेसिंग को लॉक कर देता है। साइंटिस्ट का कहना है कि हिप्नोसिस के दौरान एक इंसान का माइंड एक ही एरिया या टास्क पर उनके माइंड को लेजर शार्प फोकस बना देता है और इसी की वजह से जब उस इंसान को एक नया आइडिया या सजेशन दी जाती है तो वो उसे बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है और ये नहीं दिखाता कि नया आइडिया या सजेशन उसकी नॉर्मल सोच से मैच करता है या नहीं। इन शॉर्ट, वो नए थॉट्स के लिए ओपन और एक्सपेक्टिंग हो जाता है। और इस सोच का फायदा उठाते हुए डॉक्टर्स जब वो हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं उन साइकोलॉजिकल या मेडिकल कंडीशन को ठीक करने के लिए, जैसे वेट लॉस, एडिक्शंस, इंसोमेनिया, पेन मैनेजमेंट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन वगैरह वगैरह। जब भी ह्यूमन ब्रेन ये मान लेता है कि यार मैं तो नशई हूँ, मेरा सुट्टा के बगैर काम नहीं चलता, तब डॉक्टर्स एक सीरीज ऑफ हिप्नोटिक्स के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता उस पर्सन के खुद के बारे में उस पुरानी सोच और थिंकिंग पैटर्न को चेंज करते हैं और फिर उस सुट्टेबाज को ये यकीन दिलाते हैं कि वो एक हेल्थी इंसान है जिसे वो खुशी से जीता है, जिसे जीने के लिए किसी किस्म के नशे की जरूरत नहीं पड़ती। अमेजिंग है ना दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि हिप्नोटिज्म में इतनी पावर होती है? लेकिन ये तो क्लिनिक हिप्नोसिस की बात हुई, लेकिन स्टेज हिप्नोसिस का क्या सीन है यार? कैसे ये शख्स सब इंसानों को एकदम से सुला रहा है? ये क्या हो रहा है? ऐसा होता है क्या हिप्नोटिज्म का काम, और कैसे काम करता है ये तो हम जान ही लेते हैं। किसी भी इंसान को स्टेज पर बुलाओ और कुछ भी करने पर मजबूर कर दो। वेल, इस फॉर्म में हिप्नोटिज्म को कहते हैं द स्टेज हिप्नोटिज्म। और यही सवाल होता है कि ये रियल है या फेक है। स्टेज हिप्नोटिज्म में बैड थ्योरी चेंज हो जाती है। इनमें कुछ इन्वेस्टर पैसे लगाते हैं और इसका क्या मकसद होता है? आपको एंटरटेन करना होता है, मेक श्योर करना कि क्राउड को मजा आए। सही में ये लोग हिप्नोटाइज हों, ये दिखावा करें, उसके लिए बहुत से मेजर लिए जाते हैं। इसका स्टार्ट हिप्नोटिज्म की तरफ से ही होता है। हिप्नोटिस्ट क्राउड में से उन लोगों को सिलेक्ट करेगा वो काफी इजीली हिप्नोटाइज हो सकते हैं या एक्टिंग कर सकें, और यही सब चीजें पहले से ही सेट की जाती हैं। और अगर शो सेट है तो सब लोग ही हिप्नोटाइज होने वाले हैं, लेकिन सेट नहीं है जो कि कम ही होता है। तो कुछ लोग उस ग्रुप में से हिप्नोटाइज होते हैं और जो बाकी नहीं होते वो उस हिप्नोटाइज की इज्जत थोड़ी बचा लेते हैं। स्टेज हिप्नोटिज्म में लास्ट में हिप्नोटिस्ट ये कहता है, I have demonstrated that hypnosis is totally and completely fake.
रिसर्च से बात पता चली है कि कोई भी इंसान अपनी मर्जी के बगैर किसी भी इंसान से हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, और इसलिए अगर किसी इंसान की चोरी हुई है हिप्नोटाइज में तो उस इंसान ने सबसे पहले उसका ट्रस्ट जीता है या कोई दुखी स्टोरी बताकर, और इसी से होता है कि सामने वाला विक्टिम को अपनी दुख भरी कहानी और दुख भरे अंदाज में स्टोरी सुनाकर उसे अपने जाल में फंसा लेता है, और विक्टिम उस कहानी के बारे में सोचने लगता है और प्रेजेंट मोमेंट से ध्यान हट जाता है, और इसी का फायदा उठाते हुए चोर सारी चीजें उठा लेते हैं। यह स्टोरीज यूजुअली इमोशनली और फियर बेस्ड होती हैं क्योंकि इससे आपके ब्रेन को प्री शूट किया जा सकता है, इसलिए अनजान इंसान से ज्यादा बात और दुखी भरी स्टोरीज ना ही सुने तो बेहतर है, और अगर वो डराने की भी कोशिश करें तो डरे मत, उनकी बातों को इग्नोर करें। और अब आपको हिप्नोटाइज की समझ आ गई होगी और इन चीजों से आपको कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर कोई इस चीज के बारे में जान सके। कीप ग्रोइंग, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज दोस्तों।